गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हम लोग इसका पहला क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, जो कि है x वर्ग माइनस 2x माइनस 8। तो ये जो दिया गया है एक बहुपद है और इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है और बाद में इसकी जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। तो हम इसको लिखने के बाद अब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। शून्य एक ऐसा मान होता है जिसे उस बहुपद में रख देने पर वह बहुपद शून्य हो जाता है, तो उसे हम शून्यक बोलते हैं। तो हम किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, इसको आप बड़े ही ध्यान से आपको समझना है और देखना है कि किस तरीके से इसकी मेथड क्या है। इसके लिए हम लोग रफ पेपर का यूज करेंगे और देखते हैं बहुपद का शून्यक किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है, जब भी बहुपद दिया गया हो कोई भी, तो जो अचर पद होता है या लास्ट वाली जो संख्या होती है, इसका गुणा आपको x वर्ग के गुणांक में कर देना है। तो x वर्ग का गुणांक 1 है, जहाँ कुछ भी ना लिखा हो वहाँ x वर्ग का गुणांक 1 माना जाएगा। तो अचर राशि यानी लास्ट वाली संख्या का गुणा आपको x वर्ग के गुणांक में करना है। तो 8 एकम 8, यहाँ यदि हम समझें x वर्ग जो लिखा है तो इसके सामने कुछ भी ना लिखा हो तो 1 माना जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा बहुपद हो जाएगा। तो ये जो 8 है इसका गुणा हम 1 में करेंगे तो आएगा 8 एकम 8। अब आपको ऐसी दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 8 हो लेकिन जोड़ना घटाना माइनस का 2 हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा 8 होता हो। तो हमने कहा 8 एकम 8 होता है पहला, तो दूसरा 4 दूनी 8 होता है और तो होता नहीं है। तो इसमें से हमने देखा कि हमें जो जोड़ने घटाने में चाहिए वो है -2। तो 8 और 1 में 2 का अंतर नहीं है, तो वे संख्याएं 8 और 1 नहीं हो सकती हैं। लेकिन यदि हम 4 और 2 की बात करें तो 4 और 2 में 2 का अंतर है, लेकिन हमें चाहिए -2। तो हम क्या करेंगे, 4 जो है बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 2 है, तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो ऋण का कर देंगे, छोटी संख्या का चिन्ह धन का ही रहेगा। तो ऋण का 4 है और धन के 2 हैं, तो माइनस का 4 प्लस का 2 में से माइनस का यदि घट जाएगा, यदि अंतर पता चल जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। तो माइनस का 4 प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आंसर आएगा, तो हमें माइनस का 2 मिलेगा। तो हमारी संख्याएं होंगी -4x और +2x। हम जब भी संख्या खोजेंगे तो इसके पीछे x लगा देंगे। तो हमारी संख्याएं होंगी -4x और +2x। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो भी बहुपद में लिखा होता है, सबसे पहले उस लास्ट वाली संख्या का गुणा आपको x वर्ग के गुणांक में कर देना है। जैसे 8 एकम 8, तो आप यहाँ पर करोगे 8 एकम 8। अब आपको ऐसी संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 8 हो। तो हमने कहा 8 एकम 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी संख्या सेलेक्ट करनी है जिनका जोड़ना घटाना -2। यहाँ से पता चलता है जोड़ना घटाना, यहाँ आपको गुणा करना। तो जिनका जोड़ना घटाना -2, तो हमने कहा 8 और 1 जो है उसमें 2 का अंतर नहीं है, इसलिए 8x और x जो है वो संख्या नहीं हो सकती। लेकिन 4 और 2 में 2 का अंतर है, लेकिन हमें चाहिए -2। तो हमने कहा बड़ी संख्या को ऋण का कर दो, छोटी संख्या को धन का कर दो। जब इनको हम जोड़े घटाएंगे तो -2 आएगा। तो हमारी संख्या बनेगी -4x + 2x। तो आइए हम उन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। x वर्ग -4x + 2x और -8 जो है आखिरी वाली संख्या वो ज्यों को रहेगी। यहाँ पर हम बराबर लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास 4 पद हो गए हैं। 1 2 3 4 4 पद हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, दो दो पदों में से अलग अलग कॉमन निकालना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 पद हैं और उन चारों पदों में से हम कॉमन निकालना चाहें तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 2 पद हैं x वर्ग -4x
और ये अलग हैं 2x माइनस 8। आप देख रहे हैं मैंने ये चारों पदों को दो दो के फॉर्म में अलग अलग लिख लिया है। अब हमें इन दो में से अलग कॉमन निकालना है और इन दोनों में से अलग कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन कब निकाला जाता है? ऐसी संख्या कॉमन निकाली जाती है जो दोनों के पास हो। यहाँ हम देख सकते हैं इसके पास x वर्ग है, इसका मतलब इसके पास x 2 है, एक और एक 2x है, तभी तो ये x वर्ग हुआ। और इसके पास 4x, इसके पास भी x है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो इसके पास भी x है और इसके पास भी x है। तो हम यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो फिर क्या बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ये x जो है वो कॉमन है या उभयनिष्ठ निकाला है, तो फिर इन दोनों के पास क्या बचा तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए इसके पास 2x थे, हमने एक कॉमन भी निकाल लिया तो इसके पास एक x बच गया, माइनस लगा है तो माइनस, ये भी हमने x कॉमन निकाल लिया तो इसके पास बचा ओनली 4। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे, आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाला, जैसे ही हमने कॉमन निकाला यहाँ x वर्ग था तो एक निकल भी गया तो एक तो बच गया, माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ हमने x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा 4। अब इन दोनों में से हमें अलग कॉमन निकालना है। तो देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, फिर भी 2 का जो है यहाँ 8 है और 2 का भाग 8 में चला जाता है, तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन प्लस लगा है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे सबसे पहले और 2 उभयनिष्ठ कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 2x में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो बच गया क्या x, माइनस लगा है तो माइनस, और 2 चौके 8, जितनी बार भाग जाएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे ये दो ब्रैकेट दोनों एक से हैं। ये ब्रैकेट समान होने चाहिए, यदि ये समान नहीं है तो ये समझ जाइए कि कहीं गड़बड़ हो चुकी है। तो ये अभी ब्रैकेट समान आए हैं इसलिए सवाल सही जा रहा है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको उभयनिष्ठ लेना है। x ऋण 4 2 बार लिखा है, आप इसको एक बार लिख दोगे x ऋण 4। इसके बाद आप जो x धन 2 लिखा है इसको जो ब्रैकेट के बाहर है इसको आप ब्रैकेट में लिख दोगे x धन 2, और ये गुणनखंड आ जाएंगे इस वाले बहुपद की। अब गुणनखंड से हमें शून्यक निकालना होता है तो इसके बराबर में हम 0 लेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे x ऋण 4 बराबर 0, बीच में हम लिखेंगे या आपको हिंदी में लिखना है, और x प्लस 2 बराबर 0। इस तरीके से मैंने क्या किया है, x ऋण 4 के बराबर भी 0 लिया है और x प्लस 2 के बराबर भी 0 लिया है। आपको भी इसी तरीके से करना है। इसके बाद ये जो माइनस का 4 है ये बराबर के इस तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा इसका, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हमें मिलेगा, माइनस का 4 इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, तो एक शून्यक तो हमें ये मिल गया है। या यहाँ पर देख लेते हैं प्लस का जो 2 है या प्लस 2 है इसका हम पक्षांतर बराबर के इस तरफ करेंगे। जब पक्षांतर होगा तो 0 तो अपने आप ही हट जाएगा, यहाँ भी वही हुआ है, 0 अपने आप ही हट गया, माइनस का 4 इस तरफ आया तो प्लस का हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं प्लस 2 जो है इसका हम पक्षांतर इस तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि चिन्ह बदलते हैं पक्षांतर में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 शून्यक मिले हैं, एक मिला है 4 और दूसरा मिला है -2, तो ये बहुपद की शून्यक हैं। तो हम इसको लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यक चार और ऋण 2 हैं, 4 और ऋण 2 हैं, ये शून्यक मिल चुके हैं। इसके बाद हम लोग इनमें इनकी जांच करेंगे और एक एक करके हम देखेंगे कि ये सही है या नहीं। तो चलिए हम इनकी जांच करते हैं। तो आप यहाँ पर साइड हेडिंग डाल दोगे जांच। इसके बाद शून्यकों की जांच करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ये जो है
ये एक फॉर्मूला है, ये हर क्वेश्चन में लगेगा। इस तरीके के जितने भी प्रश्न होंगे जांच करने वाले सभी में ये फॉर्मूला लगेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। शून्यकों का योगफल बराबर ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल, इसका मतलब ये है जो शून्यक है, योगफल का मतलब होता है उन्हें जोड़ दीजिए, योग यानी जोड़ना। तो 4 प्लस -2 इन दोनों को जोड़ना है, तो 4 को और -2 दोनों को जोड़ना है। तो हमने 4 और -2 दोनों का योग कर दिया बराबर। इसको आपको ज्यों का त्यों लिखते जाना है, ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि असमान चिन्ह जब भी होंगे तो ऋण बनेगा और समान चिन्ह होंगे तो धन बनेगा। तो ये अलग अलग चिन्ह है इसलिए ऋण बनेगा और 2 बराबर। इसको आपको फिर से एक बार ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद 4 - 2 है, तो यहाँ से 4 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 2 बराबर। इसको फिर से ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद हम इसकी बटे में 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो माइनस है, इसको हम माइनस चिन्ह अकेला जो है इसको हम इस तरफ ले आते हैं। तो आपको याद रखना है, जब चिन्ह अकेला इस तरफ से इस तरफ आएगा तो वो बदलेगा नहीं। अगर चिन्ह के साथ में संख्या इस तरफ आएगी तो वो बदल जाएगी, लेकिन यहाँ जो चिन्ह है वो माइनस हम इस तरफ लगा सकते हैं, बटे में 1 बराबर। इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ से ये जो माइनस है इसको हमने इस तरफ ले आए, तो इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो -2 बटे 1 बराबर x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो माइनस है ये वाला इस तरफ आ गया है, तो x का गुणांक जो है वो -2 होना चाहिए और x वर्ग का गुणांक है वो 1 होना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में x का गुणांक -2 होना चाहिए। तो हम प्रश्न में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था ये, तो यहाँ x का गुणांक जो है वो -2 ही है। इससे जांच होती है कि ये शून्यक सही हैं। इसके बाद नीचे जो दिया गया है x वर्ग का गुणांक 1 होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। x वर्ग का गुणांक जो है वो कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमने शून्यकों के योगफल के जरिए जांच कर ली है। अब हम शून्यकों का गुणनफल, उसका भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उसके जरिए देखते हैं कि ये सही बैठता है कि नहीं। तो आइए अब हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर राशि, ये आपको याद करना पड़ेगा, अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिए। गुणनफल और योगफल दोनों फॉर्मूले आप पे आने चाहिए। शून्यकों का गुणनफल, तो हमारे शून्यक थे 4 और ऋण 2, आपको याद होगा। तो 4 गुणनफल लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे -2 बराबर अचर राशि और बटे x वर्ग का गुणांक। इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का माना जाता है और ये माइनस का है। तो प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है, यानी कि असमान चिन्हों में ऋण बनता है। और 4 दूनी 8, तो धन और ऋण का ऋण, प्लस माइनस का माइनस, और 4 दूनी 8 हो गया बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। ये हमें ज्यों का त्यों लिखना है। इसके बाद इसके बटे हम कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। तो अचर राशि -8 होना चाहिए और x वर्ग का गुणांक 1 होना चाहिए। आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें अचर राशि -8 सही है और x वर्ग का गुणांक 1 ही है। तो इस तरीके से हमारे जो शून्यक हैं वो सही बैठते हैं और इस तरीके से इसकी जांच भी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब आप इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे और इसके भी हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया गया है 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया गया बहुपद, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसके लिए हम बहुपद को तोड़ेंगे। आपको देखना है यहाँ पर सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा शुरू वाली संख्या में करना है, यानी s वर्ग के गुणांक में करना है।
और तो ये आया 1 चौके 4, यहाँ पर 4 आया। तो हम इसको रफ में करते हैं, तो 1 का गुणा 4 में किया तो आया ये 4। अब हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 4 हो। तो हमने देखा कि 4 एकम 4 होता है या 2 दूनी 4 होता है, और अब इनमें से हमें कौन सी संख्याएं 2 सेलेक्ट करनी है, या हमें 4 या 1 करना है, या हमें 2 या 2 करना है। तो इसके लिए हमें देखना है कि हमें जोड़ने घटाने से -4 भी मिलना चाहिए और गुणा से हमें 4 मिलना चाहिए। गुणा से हमें 4 मिलना चाहिए और जोड़ने घटाने से -4 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम गुणा करते हैं तो 4 और 1 का गुणा करते हैं तो भी 4 आता है, और 2 और 2 का गुणा करते हैं तो भी 4 आता है। लेकिन जोड़ने घटाने से 4 और 1 का -4 नहीं आता है, लेकिन -2 और -2 कर दिए जाएं तो ये -4 आ जाता है। तो हमारी संख्याएं होंगी -2s। चूँकि जो हमारा क्वेश्चन है वो s में है, इसलिए हम संख्याएं s में मानेंगे। यदि हमारा क्वेश्चन x में होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते -2x, लेकिन क्वेश्चन हमारा s वाले समीकरण में दिया गया है, s वाला बहुपद है, इसलिए हम इसे मानेंगे s और s। तो हमारी संख्याएं होंगी -2s। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4s वर्ग, और इसकी जगह पर हमने जो संख्याएं सेलेक्ट की हुई हैं उनको लिखेंगे -2s प्लस 1, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे 4 पद हैं, 1 2 3 4। तो आपको इन दोनों पदों में से अलग कॉमन निकालना है और इन दोनों पदों में से अलग कॉमन निकालना है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर इन दोनों पदों में से आप देखते हैं कॉमन ऐसी चीज़ निकालना है जो दोनों के पास हो। कॉमन ऐसी संख्या, ऐसा पद निकलता है जो दोनों के पास होता है। यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 उभयनिष्ठ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 में भाग चला जाएगा 2 का, तो हम 2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। और इसमें साथ में s भी इसके पास है और इसके पास भी s है, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं केवल। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए उभयनिष्ठ 2 निकल सकता है। यहाँ s है, यहाँ भी s है, इसलिए s भी कॉमन निकल जाएगा। तो टोटल 2s कॉमन निकाला हमने। अब देखते हैं इन दोनों के पास क्या बचा। तो हमने 2s कॉमन निकाला, तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4। कितने बार गया? 2 बार। तो आप यहाँ कितना लिखोगे? 2 दूनी 4। साथ ही साथ यहाँ पर s स्क्वायर था, यानी कि s वर्ग था। तो यहाँ पर एक s हमने निकाल भी लिया, तो एक s तो यहाँ पर बच जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस। यहाँ पर हमने 2s कॉमन निकाला, तो ये पूरा का पूरा 2s जो है ये उठकर बाहर चला गया, तो इसके पास बचेगा केवल 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में से कॉमन निकालना है। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ s है लेकिन यहाँ s नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि दोनों के पास में ऐसा कोई पद नहीं है जो दोनों में से कॉमन आ सके। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी संख्या कॉमन ना निकल रही हो तो हम मिनिमम 1 जो है उसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 कॉमन निकालने के लिए पहले तो ये जो चिन्ह लगा है उसी चिन्ह के साथ में कॉमन निकालते हैं 1 को। तो ये जो है जो चिन्ह था माइनस का, तो यहाँ पर माइनस साइन और 1 हमने उभयनिष्ठ निकाला, तो ये पूरा ज्यों का त्यों। लेकिन आपको ध्यान रखना, जब भी माइनस चिन्ह कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ये होगा 2s, धन का है तो ये हो जाएगा ऋण का और 1। फिर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट 1 से आ जाते हैं, यानी समान है। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है, जो हल है, वो सही जा रहा है। अब इसके बाद इन दोनों में से हमें ये 2 बार लिखा है तो इसको 1 बार लिख लेते हैं, 2s - 1, और जो बाहर लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2s - 1। तो ये इस बहुपद के गुणनखंड आ जाते हैं। गुणनखंड आने के बाद हम शून्य ज्ञात, चूँकि हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए हम इसके बराबर में 0 लेते हैं, दोनों कोष्टकों के बराबर में 0 लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इम्प्लाई z का चिन्ह और 2s - 1 बराबर 0, या 2s - 1 बराबर 0।
दोनों के बराबर हमने 0 ले लिया, इस ब्रैकेट के बराबर भी 0 और इस ब्रैकेट के बराबर भी 0 ले लिया। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और जो ऋण का 1 है ये इस तरफ आ जाएगा, -1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा हमें 2s बराबर +1, या इसी तरीके से इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो -1 है, इसी तरीके से ये हो जाएगा इस तरफ +1, तो 2s बराबर +1, 0 हट जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम, चूँकि हमें s का मान निकालना है इसलिए जो s के साथ में ये जो 2 है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है, इसलिए s बराबर आएगा 1/2। इसी तरीके से यहाँ भी आएगा s बराबर 1/2। तो यहाँ पर हमें शून्यक मिल चुके हैं, तो हम लिखेंगे अतः शून्यक 1/2 व 1/2। तो ये शून्यक है 2 1/2। अब यहाँ पर हम जांच करेंगे, तो हम साइड हेडिंग डालेंगे जांच। इसमें हम लोग शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों फॉर्मूले जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे कहा था याद करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, हमारा फॉर्मूला था ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो s में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाएगा और यहाँ पर होगा ऋण s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। ये फॉर्मूला इतना सा बस चेंज हो जाएगा, x की जगह पर s आ जाएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो s में है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कर देते हैं। हमारा पहला शून्यक था 1/2 प्लस हमारा दूसरा भी शून्यक है 1/2, दोनों का योगफल कर देते हैं और इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे ऋण s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। इसके बाद हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर आपको एक सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूँ। 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा प्लस आधा, आधा आधा जुड़ने के बाद बनेगा 1। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, आधा प्लस आधा बराबर 1 बराबर ऋण s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये सत्यता की जांच होती है नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं और इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसको हमने रफ में लिख लिया है 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पर ऋण s इसको हम इस तरफ भी पहुँचा देते हैं, अगर इसको यहाँ से हटा के इस तरफ लगा देते हैं तो s का गुणांक जो है वो -1 है, लेकिन यहाँ पर s का गुणांक -4 है। तो हमने क्या किया, इसको हमने 4 से भाग दे दिया, पूरे समीकरण में 4 से भाग दे दिया। यहाँ भी हमने 4 से भाग दे दिया, यहाँ भी 4 से भाग दे दिया और यहाँ भी 4 से भाग दे दिया। तो यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा वही समीकरण हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं s वर्ग, यहाँ भी 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो -s आ जाएगा प्लस 1/4। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो s का जो गुणांक है वो कितना है, -1 ही माना जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये सत्यता की जांच होती है। और s वर्ग का गुणांक भी कितना है, 1 है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे, किस तरीके से 4 से भाग देंगे और एक नया समीकरण प्रस्तुत करेंगे और उससे आपको तुलना करनी है। तो ये s का गुणांक क्या होगा, -1 और s वर्ग का गुणांक कितना हो गया, 1। अब हम शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम s वर्ग का गुणांक। तो लिखेंगे अचर राशि बटे s वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो पहला शून्यक हमारा था 1/2, दूसरा शून्यक था 1/2 बराबर ये फॉर्मूला ज्यों का त्यों इस तरफ का अचर राशि
बटे एस वर्ग का गुणांक। यहाँ पर ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो आएगा 1 एकम 1 और नीचे नीचे का गुणा होगा तो 2 दूनी 4 बराबर अचर राशि बटे एस वर्ग का गुणांक। तो यदि हम अचर राशि की बात करें तो हमारी 1/4 है और एस वर्ग का गुणांक इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो एस वर्ग का गुणांक कितना माना जाएगा 1। तो हमारे जो बेसिकली जो हमने उसको फॉर्मेट किया था ये है, और इसमें जो बहुपद है हमने 4 से भाग दिया था तो ये बना था। तो इसमें अचर राशि वास्तव में 1/4 ही है। तो अचर राशि कितनी होगी 1/4 और एस वर्ग का गुणांक कितना है 1 ही है। तो इस तरीके से सत्यता की जाँच होती है और संबंध भी स्थापित होते हैं। तो आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्नावली 2.2 में ही प्रश्न क्रमांक 1 का ही प्रश्न क्रमांक 3 करने वाले हैं। इसमें भी हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। तो ये हमें बहुपद दिया गया है। अब इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर और हम इसको तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 की घात, फिर 1 की घात, फिर अचर राशि। ध्यान रखना है अंक हमेशा आखिरी में ही आपको लिखना है। तो ये अचर राशि सबसे आखिरी में लिखना है। यहाँ ये बीच में लिख के दी गई थी तो आपको ध्यान रखना है। इसको उठा के आपको इधर कर देना है और इसको यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पक्षांतर नहीं हुआ है, केवल हम लोगों ने व्यवस्थित किया है। तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये माइनस का 7x ही यहाँ पर रहेगा और ये माइनस का 3 ही यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर कोई भी पक्षांतर नहीं हुआ है, केवल हम लोगों ने उनके स्थानों को इधर उधर कर दिया है ताकि ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चनों जैसा बन जाए। इसके बाद हम लोगों को इनके गुणनखंड निकालना है, फिर उसके बाद शून्यक निकालना है। तो सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा आपको x वर्ग के गुणांक में करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे आखिरी में लिखा है 3। इस 3 का गुणा आप x वर्ग के गुणांक में करोगे यानी कि 6 में करोगे। तो इसको आइए रफ में समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा है इसका गुणा सबसे पहले 6 में करेंगे तो आएगा 18। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 18 होता है। तो हम वैसी सभी संख्याएं लिखते हैं जिनका गुणा 18 होता है। तो सबसे पहले तो होता है 18 एकम 18, दूसरा होता है 9 दूनी 18। तो इन दोनों संख्याओं में 18 होता है। एक और होता है 6 तिया 18। तो इन 3 प्रकार की संख्याएं जो हैं, ये 2 संख्याएं, ये 2 संख्याएं और ये दोनों संख्याएं, इनका गुणा 18 होता है। लेकिन हम इन 3 जो हमारे पास 3 ग्रुप हैं, इनमें से हमें एक ग्रुप चाहिए। वो कौन सा होगा? तो वो कौन डिसाइड करेगा? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या में -7 लिखा है। इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने संख्याएं जो भी हम संख्याएं सेलेक्ट करेंगे उसका अंतर -7 होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 18 और 1 की, तो इसमें तो 7 का अंतर नहीं है, तो ये वाली संख्या नहीं हो सकती। अगर हम बात करें 9 और 2 की, तो इनमें 7 का अंतर है। और 6 और 3 की बात करें तो इनमें 7 का अंतर नहीं है। तो ऊपर की और सबसे नीचे वाली संख्या की जो ग्रुप हैं, इनको हम अलग कर देते हैं। और 9 और 2 की बात अगर करें तो यहाँ पर माइनस का 9 कर देते हैं और प्लस के 2 कर देते हैं। तो यहाँ से हमें माइनस का 9 प्लस के 2 में यदि हम जोड़ घटाना करेंगे तो ये अंतर निकलेगा -7, और हमें -7 तो चाहिए ही है। तो यहाँ पर -7 हम लिखेंगे। इस तरीके से हमारी संख्याएं -9x और +2x हो जाएंगी, क्योंकि यही यहाँ पर आती हैं। तो इसके बाद हम लोग इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिख लेते हैं और रफ पेज को हटा देते हैं। तो सबसे पहला जो लिखा है 6x वर्ग, ये हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 6x वर्ग।
इसके बाद -7x लिखा है जो, इसकी जगह पर हम लिखेंगे -9x + 2x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -9x और प्लस 2x, और फिर इसके बाद जो -3 लिखा है इसको हम ज्यों का त्यों -3 ही लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, शुरू वाली संख्या ज्यों की त्यों लिखी जाती है, आखिरी वाली संख्या भी ज्यों की त्यों लिखी जाती है, लेकिन जो बीच वाली संख्या होती है उसको हम तोड़ के लिखते हैं -9x + 2x, और इस तरीके से तोड़ते हैं ताकि इनके गुणा में भी उनका गुणा आए। जैसे 3×6 18, तो 9 दूनी 18, और -9 में से +2 जाएगा तो -7 भी आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें 4 पद मिल चुके हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले यहाँ पर आप बराबर लगाएंगे। अब आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपके पास 4 पद हैं, तो आपको 2 2 का जोड़ा बना लेना है। जैसे ये 2 हैं पद और ये अलग 2 पद हैं। अब आपको क्या करना, ये वाली लाइन मैंने आपको समझाने के लिए खींची हुई है, आपको एग्ज़ाम में इसे नहीं खींचना है, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब इन दोनों जोड़े में से आपको कॉमन निकालना है। तो कोई भी चीज़ उभयनिष्ठ कैसे निकलती है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो वो चीज़ दोनों के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें 6, तो 6 की दुनिया में 9 नहीं आता है, क्योंकि 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 6 उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका भाग इसमें नहीं जा पाता है। लेकिन हम ऐसी संख्या निकाल सकते हैं कॉमन जो दोनों के पास है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 6 और 9, तो यहाँ पर 3 जो है ऐसी संख्या है जो इसमें भी भाग चला जाता है उसका, और इस 9 में भी उसका भाग चला जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से उभयनिष्ठ निकल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। आप देख सकते हैं यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर x है, तो हम x कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने सबसे पहले अब देखते हैं दोनों के पास क्या बचा। तो हमने ब्रैकेट लगाया और जो बचा है हम यहाँ ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 3 की दूनियाँ पढ़ते हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 बार गया, तो हमें सबसे पहले तो 2 लिखना है। अब 3 दूनी 6 हो गया, संख्या निपट जाती है। इसके बाद x की बात करते हैं। यहाँ x वर्ग था, एक x कॉमन आ गया, तो एक x बच गया यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, पहले संख्या का संख्या में, x का x में भाग जाता है। तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, x का x में हुआ, तो 2x होने के बावजूद यहाँ एक x बच गया, क्योंकि एक ही x हमने कॉमन निकाला है। आइए अब माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अब इसमें इसका भाग जाएगा तो संख्या का संख्या में जाएगा। 3 तिरका 9, कितने बार गया? 3 बार। 3 तिरका 9, और x जो है इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्योंकि एक ही x था जो कॉमन निकल गया। तो हमारा ब्रैकेट के भीतर आया 2x - 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। इससे पता चलता है कि इन दोनों में से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कॉमन आ रही हो। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, जब कोई भी संख्या कॉमन ना आए तो वहाँ पर एक कॉमन आ जाता है। तो हम यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ एक कॉमन लगा सकते हैं, तो प्लस, और यहाँ पर एक कॉमन लिख सकते हैं। तो एक, ये जो प्लस है इसको मैंने ज्यों का त्यों लगाया है और एक कॉमन निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप कॉमन निकाल के, फिर चूंकि प्लस बाहर है तो कोई भी डर नहीं रहता है, लेकिन जब माइनस बाहर होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए अंदर का कोई भी चिन्ह ना बदलते हुए हम इस संख्या को ज्यों का त्यों लिखेंगे, जो कि है 2x - 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट हैं, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। तो हम इन 2 ब्रैकेट की जगह पर एक ही ब्रैकेट लिख देते हैं, जो कि है 2x - 3, और बाकी जो ब्रैकेट में नहीं है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी कि 3x - 1 इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यह आएगा 3x - 1। इस तरीके से हमें ऊपर वाले बहुपद जो हमें दिया गया था,
इसका गुणनखंड इसके गुणनखंड हम निकाल चुके हैं, जो कि हैं 2x - 3 और 3x + 1। अब हमें इनके शून्यक निकालना है, तो गुणनखंड के बराबर हमें 0 करना होता है, तब हम शून्यक निकाल लेते हैं। आइए करते हैं। सबसे पहला जो है 2x - 3, तो इसके बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 3 और बराबर में करेंगे 0। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट के लिए भी हम बराबर में 0 कर देते हैं, बीच में लिखेंगे यह, और इसके बराबर भी हम 0 कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 3x + 1 बराबर 0। तो पहले ब्रैकेट के बराबर भी आपको 0 कर देना है और दूसरे ब्रैकेट के बराबर भी आपको 0 कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर जो है पक्षांतर करना है। सबसे पहले अंक, फिर उसके बाद माइनस वाला या प्लस माइनस का पक्षांतर पहले करते हैं, उसके बाद गुणा वाली संख्या का करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है -3, तो यहाँ पर जो -3 लिखा हुआ है इसका पक्षांतर इस तरफ करते हैं। तो हम लिखेंगे 2x, जो -3 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर आएगा 3। बिल्कुल इसी तरीके से इस तरफ भी करेंगे। तो ये जो 3x है इसके साथ में ये +1 लिखा हुआ है, इसका हम पक्षांतर इस तरफ करते हैं, तो 0 तो अपने आप ही हट जाएगा और जो +1 है इसका आएगा -1 यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं 2 जो है x के साथ में गुणा में है और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है, तो x बराबर आता है 3/2। यहाँ भी x बराबर आएगा -1/3। देखिए यहाँ पर 3 जो है वो गुणा में है तो बटे में आ जाता है। तो यहाँ पर हमें शून्यक 2 मिल जाते हैं। पहला शून्यक है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक 3/2 एवं -1/3 है। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो हम साइड हेडिंग डाल लेंगे जांच यहाँ पर, और जांच के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके पहले मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो उनमें जो फॉर्मूले लगाए थे हमें वही रखना है। फॉर्मूले आप जल्दी से याद कर लेंगे। तो पहला फॉर्मूला होता है योगफल से संबंधित, जो कि होता है शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ये फॉर्मूला x, y, z के हिसाब से बदलता रहता है। जैसा हमें बहुपद दिया जाएगा वैसे ही हम इसको बदल सकते हैं। अगर हमारा बहुपद y में होता तो हम इसे लिखते -y का गुणांक बटे y वर्ग का गुणांक। इस तरीके से हम इसको बदलते रहते हैं। अब शून्यकों का योगफल जो है, हमारे शून्यक हैं 3/2 और -1/3। ये जो दोनों शून्यक हैं इसका हमें योगफल करना है। तो योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो हम यहाँ पर इनको जोड़ देते हैं। जैसे 3/2 प्लस कर देंगे और प्लस में साथ -1/3 को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3/2 और -1/3 का योग हो गया। और इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। इस तरीके से आपको लिखते जाना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो प्लस माइनस का माइनस बनेगा, तो हमें मिलेगा 3/2 -1/3। प्लस और माइनस का माइनस कर दिया और इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। आपको ध्यान से मैथ करते जाना है, तो आप आसानी से जो अपनी मैथमेटिक्स है उसको क्लियर कर लेंगे और कोई भी टेंशन आपको नहीं होगी यहाँ पर, अगर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ही सब कुछ है। चलिए अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। तो 3/2 -1/3 हो गया है, तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी लघुत्तम लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर, इसका इतना हल हम लोग रफ में निकाल लेते हैं। तो हम लोग ये रफ पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 3/2 -1/3। तो यहाँ पर 2 और 3 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 और 3, जिन बच्चों पे लघुत्तम निकालते आ जाता है अच्छी बात है, लेकिन जिन पे नहीं आता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। 2 एकम 2, 3 ज्यों का त्यों, फिर 3 एकम, पहले ये 1 ज्यों का त्यों और 3 एकम 3। तो जहाँ भाग जाता है वहाँ भाग दे देते हैं, और जहाँ नहीं जाता है उस संख्या को ज्यों का त्यों लिखने के बाद फिर उसी संख्या से दे देते। तो यहाँ पर हमें, और जो हमने जिन जिन
संख्याओं से भाग दिया है उन्हें गुणा कर देते हैं, जैसे 2 तिया 6। तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम आया 6। अब 2 की दुनिया आपको ऐसी पढ़नी है कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 2 तिया 6 कितने बार गया? 3 बार गया। जितने बार भाग जाता है उतने का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में करते हैं। तो 3 तिरका 9। बहुत ही सिंपल है, फिर से देख लीजिए। 2 का गुणा करते हैं 6, 2 का भाग करते हैं 6 में, या 2 की दुनिया ऐसी पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 2 तिया 6 कितने बार गया? 3 बार। 3 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में करते हैं, तो 3 तिरका 9। माइनस लगा है तो माइनस। इसी तरीके से यहाँ भी वैसा ही करना है। 3 की दुनिया ऐसा पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कितने बार गया? 2 बार गया। इस 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करिए, 2 एकम 2। इसके ऊपर वाली संख्या में करना है तो 2 एकम 2। यहाँ पर हम बात करें तो 9 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर 7/6 आएगा आपका आंसर। तो हम यहाँ पर आकर डायरेक्ट में लिख सकते हैं 7/6 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, इस माइनस को, चिन्ह अकेले को हम इस तरफ ले जा सकते हैं, तो यहाँ से हम चिन्ह को हटा देते हैं और यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ से माइनस इधर प्लस नहीं होगा क्योंकि हम इस चिन्ह को अकेला ही इस तरफ ले जा रहे हैं। यदि इसके साथ में कोई संख्या ले जाएं तो आपको ध्यान रखना है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। लेकिन अगर चिन्ह अकेला ही जाए तो यहाँ पर माइनस या प्लस उसी चिन्ह को लिखते हैं। अब यहाँ पर x का गुणांक शो हो रहा है या हमें दिखाई दे रहा है -7, और x वर्ग का गुणांक हमें दिखाई दे रहा है 6। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था 6x वर्ग -3 -7x। अब यहाँ से हम कंपैरिजन कर लेते हैं। x का गुणांक -7, ये x है आपको दिख रहा है, और इसका गुणांक -7 बहुत ही सही है। इससे पता चलता है कि शून्यक सही है। साथ ही साथ x वर्ग का गुणांक जो देखते हैं हम, x वर्ग का गुणांक कितना है? 6 है। यहाँ भी x वर्ग का गुणांक 6 ही है। तो यहाँ से हमने संबंध स्थापित कर लिया और जांच भी कर ली है। अब हम शून्यकों का गुणनफल के जरिए इसको हल करेंगे। अभी ये योगफल के जरिए हमने किया है, तो इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। ये वाला फॉर्मूला होता है अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, हमारे शून्यक थे 3/2 और गुणनफल है चूँकि, तो हम बीच में गुणा लगाएंगे, और -1/3 ये हमारे 2 शून्यक थे। इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 ऊपर का गुणा करना है आपको और नीचे नीचे का गुणा करना है। 3 एकम 3, तो ये होगा, और चूंकि माइनस है तो ये ज्यों का त्यों 3 एकम 3 माइनस ज्यों का त्यों। यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अचर राशि जो है वो कितनी दिखाई दे रही है? -3। यहाँ पर अचर राशि भी -3 ही है, और एक्स वर्ग का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है? 6। तो यहाँ पर एक्स वर्ग का गुणांक 6 पहले से ही था, तो यहाँ से गुणांकों में सत्यता स्थापित होती है और संबंध भी होते हैं। तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा और इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 में ही प्रश्न क्रमांक 1 का अब चौथा क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके पहले हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो है हमें सबसे पहले लिख लेना है दिया गया बहुपद। तो हम लिख लेंगे दिया गया बहुपद, और ये हमें दिया गया है 4u वर्ग धन 8u। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास केवल 2 ही पद हैं। तो जब 2 पद आपके पास हों या 4 पद आपके पास हो तो आप डायरेक्ट में कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यदि 3 पद आपके पास हैं तो आपको तोड़ने वाली विधि करनी पड़ेगी।
तो अभी आपके पास दो पद हैं, तो आप आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। और क्या कॉमन निकालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको दोनों में ध्यान से देखना है कि क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 की दुनिया में 8 आता है, तो आप 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं u भी इसके पास है, u भी इसके पास है, तो आप u को भी कॉमन निकाल सकते हो। तो 4 और u दोनों कॉमन निकालने के बाद इन दोनों के पास क्या बचता है वो आप ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे यहाँ पर 4 कॉमन निकालने से कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर u वर्ग है, आपने एक u फिर भी इसमें से कॉमन निकाला है, तो केवल यहाँ पर एक u बच जाएगा। धन लगा है तो आपको धन लगा देना है। अब यहाँ पर 8 है, तो 4 का भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8, कितने बार गया? 2 बार चला गया। इसके बाद u जो है वो पूरा का पूरा कॉमन आ गया है, इसलिए यहाँ पर अब कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपको 2 गुणनखंड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 गुणनखंड मिल चुके हैं। अब हम इनके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंडों के बराबर 0 लेना पड़ता है। तो आइए 0 लेते हैं। पहला जो है 4u, इसके बराबर 0 ले लेते हैं। 4u बराबर 0, और बीच में हम या लिखने के बाद दूसरा जो कोष्टक है इसमें भी हम इसके बराबर भी हम 0 लेंगे, यानी कि u धन 2 बराबर 0। इसके बाद हम यहाँ इम्प्लाई जेड इसलिए लगाते हैं क्योंकि बीच में बराबर चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इम्प्लाई जेड लगाते हैं जब हम शून्यक निकालने लगते हैं। अब यहाँ पर u के साथ में जो 4 है ये गुणा में है, तो ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो u बराबर आएगा 0/4। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो u के साथ में जो 2 है ये प्लस में है, तो प्लस का बनेगा माइनस उस तरफ जाके, और 0 हट जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका आंसर 0 ही आता है, तो यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पर आएगा u बराबर -2। तो यहाँ पर हमें 2 शून्यक मिल चुके हैं, 0 और -2। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक 0 और -2 होंगे, 0 और -2 होंगे। इसके बाद हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम हेडिंग डालेंगे जांच। और इसकी जांच करने के लिए हम सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल और इसका फॉर्मूला होता है ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। लेकिन हमारा जो बहुपद है वो u में है, इसलिए हम लिखेंगे ऋण u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। इस तरीके से आप u में बदल दो इसको। अब शून्यकों का योगफल जो है वो शून्यक है 0 -2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 -2, ये योगफल ही हो गया, प्लस माइनस का माइनस बन गया, बराबर इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे ऋण u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। इसके बाद हम यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं होगा, तो -2, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे -u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो आएगा 2/1 बराबर u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। अब यहाँ से हम देखते हैं u का गुणांक हमारा 2 होना चाहिए और u वर्ग का गुणांक 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम अपना समीकरण देखते हैं क्या था। तो हमारा जो बहुपद था वो था 4u वर्ग धन 8u। अगर हम इसमें 4 से भाग देते हैं
तो यहाँ भी हम 4 से भाग दे देते हैं, यहाँ भी 4 से भाग दे देते हैं। इसे बोलते हैं पूरे समीकरण में 4 से भाग देना। तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 बनेगा। तो हमारा जो नया बहुपद बनेगा तो बनेगा u वर्ग धन 2u। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो u वर्ग धन 2u इसी का ही रूप है। और इसके लिए हम जब तुलना कर रहे हैं तो u का गुणांक कितना मिल रहा है हमें 2, और हमारे नए समीकरण में यदि आप ध्यान से देखें तो u का गुणांक जो है वो वास्तव में 2 ही है। और u वर्ग का गुणांक कितना मिल रहा है 1, तो यहाँ पर आप देखोगे u वर्ग का गुणांक 1 ही है। तो इस तरीके से इसकी जांच हो जाती है। तो क्या होता है, कुछ बहुपद जो होते हैं उनको हमें भाग देके जो पहले रूप दिया हुआ है उससे डिफरेंट रूप बनाना पड़ता है, तब जाके तुलना हो पाती है। जबकि कुछ बहुपद ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट ही उनसे तुलना हो जाती है। यदि आपको लगे कि तुलना नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में आप उसमें भाग देके गुणा करके उसको बदल के फिर तुलना कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको भाग देकर ही आप तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जो योगफल है शून्यकों का योगफल, वहाँ से इसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित हो चुका है। अब हम शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक होता है, लेकिन हम इसे लिखेंगे u वर्ग का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग u से रिलेटेड बहुपद को कर रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक था 0, दूसरा शून्यक था -2, और इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, जो हम बाद में लिखेंगे। अभी हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे अचर राशि बटे u वर्ग का गुणांक। यहाँ पर 2 शून्य शून्य ही होगा, शून्य का गुणा किसी भी संख्या में हो शून्य ही होता है, और इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, और बराबर में हमें मिलेगा अचर राशि बटे u वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अचर राशि हमारे समीकरण में u वर्ग धन 2u, जो हमारा नया समीकरण हमने बनाया हुआ था, इसमें अचर राशि तो है ही नहीं, इसलिए अचर राशि 0 बता रहा है, तो ये सही है। लेकिन u वर्ग का गुणांक हमें बता रहा है 1, यहाँ पर u वर्ग का गुणांक 1 ही है। इस तरीके से इसके संबंध और सत्यता की जांच दोनों हो जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग पर देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रिय छात्रों नमस्कार, NCERT गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का प्रश्न 5वां कर रहे हैं, जिसमें भी हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है दिया गया बहुपद, और ये हमें t वर्ग ऋण 15 एक बहुपद दिया गया है। इसमें हमें सर्वसमीका लगानी है, जिसमें हम थोड़ा सा रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सर्वसमीका लगाने वाले हैं a वर्ग ऋण b वर्ग। इसकी सर्वसमीका होती है a प्लस b और a माइनस b यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर t का वर्ग तो है, लेकिन 15 का वर्ग नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रूट 15 का वर्ग आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रूट 15 गुणित रूट 15 करेंगे, यानी करणी 15 गुणित करणी 15 करेंगे, तो 15 बाहर आ जाएगा। जैसे अगर रूट 2 का गुणा रूट 2 में होता है तो 2 बाहर आ जाता है। अगर रूट 3 का गुणा रूट 3 में होता है तो 3 बाहर आ जाता है। इसी तरीके से रूट 5 का गुणा रूट 5 में होता है तो 5 बाहर आ जाता है। इसलिए हम 15 को रूट 15 का वर्ग लिख सकते हैं और इसके बाद हम इस सर्वसमीका में उसको बदल सकते हैं। आइए करते हैं कैसे। सबसे पहले हम t वर्ग को ज्यों का त्यों लिखेंगे और 15 को लिख देंगे रूट
15 का वर्ग। तो ये असल में 15 ही लिखे हुए हैं लेकिन वर्ग के फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसके बाद ये सर्वसमीका बन जाती है ए वर्ग माइनस रूट 15 का वर्ग। तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ए वर्ग माइनस बी वर्ग की सर्वसमीका होती है ए धन बी, जहाँ ए का रोल प्ले कर रहा है टी और जो बी है ये रूट 15 होगा। तो ये होगा टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, यानी कि एक बार धन और एक बार ऋण। तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये प्लस माइनस को आगे पीछे कहीं भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद हमें ये गुणनखंड मिल चुके हैं। अब हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक के लिए गुणनखंड के बराबर आपको 0 लेना है। यहाँ पर टी माइनस रूट 15 बराबर 0 या टी प्लस रूट 15 बराबर 0। यहाँ पर जो माइनस रूट जो है माइनस रूट 15 है, इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा। तो टी बराबर हमें मिलेगा रूट 15, ये 0 हट के इस तरफ आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो टी बराबर हमें मिलेगा माइनस रूट 15। इस तरीके से हमें ये शून्यक मिल चुके हैं। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक रूट 15 और माइनस रूट 15 होंगे। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो हम साइड हेडिंग डालेंगे जांच, और जांच के लिए हम सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक, लेकिन ये टी वाला क्वेश्चन है इसलिए हम लिखेंगे माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक, इस तरीके से। अब शून्यकों का योगफल जो है ये शून्यक है, इनका योगफल होगा रूट 15 प्लस और माइनस रूट 15। ये हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा रूट 15 माइनस रूट 15 बराबर माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के रूट 15 और माइनस के रूट 15 दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 0, और 0 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है, बराबर माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। यहाँ पर हम माइनस को इस तरफ भी पहुँचा देते हैं, तो माइनस का 0 प्लस का 0 0 ही रहता है और टी वर्ग का गुणांक 1 होता है। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो था टी वर्ग माइनस 15। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं माइनस टी, यानी माइनस को इस तरफ भी ले जाते हैं तो टी का गुणांक होगा माइनस 0, जो कि यहाँ पर है नहीं है। तो 0 का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए ये सही साबित होता है। और टी वर्ग का गुणांक जो है 1 है, तो यहाँ पर टी वर्ग का गुणांक 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। तो इस तरीके से योगफल की सत्यता की जांच तो हो जाती है। अब हम गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है
अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक, लेकिन यहाँ पर t वर्ग का गुणांक होगा, t वर्ग का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, हमारे शून्यक थे √15 गुणित माइनस √15, तो इनका गुणा हो जाएगा। बटे में इसकी कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है, बराबर अचर राशि बटे t वर्ग का गुणांक। यहाँ पर रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगी और 15 वापस आ जाएंगे, लेकिन माइनस के, क्योंकि पहले तो चिन्ह का गुणा होगा, प्लस माइनस का बनेगा माइनस। √15 का गुणा √15 में होगा तो 15 बाहर आ जाएगा, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है, बराबर अचर राशि बटे t वर्ग का गुणांक।